कथित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जज महोदय के घर से जले हुए नोटों के ढेर मिले थे, उन्हें अब पुरस्कृत किया जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इनाम देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। कॉलेजियम के इस फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। एसोसिएशन का सवाल है कि एक जज जिनके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्या वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? देखिए, हमारी कोलिजियम के पास पूरी शक्ति है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को विड्रॉ करके, जैसे जुडिशियल पावर विड्रॉ हो, वैसे ही इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी विड्रॉ हो सकती है और दिल्ली में इंक्वायरी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अब इंक्वायरी अफेक्ट ना हो, ये सवाल आता है। तो जजेस आफ्टर ऑल ए जज, वो इलाहाबाद में भी रहेंगे तो भी अगर वो वहां रह के कर सकते हैं तो यहां भी रह के कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा का पेरेंट कोर्ट है। 2014 से लेकर 2021 तक वे यही जज थे। ऐसे में उन्हें वापस वहीं भेजना क्या किसी इनाम से कम है? सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपी एक जज को ऐसा इनाम क्यों दिया गया? देश के आम आदमी के मन में यही सवाल है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो या फिर कोई और हो। देश में किसी पर भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कोई करप्शन का केस लगता है, तो वो जेल जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। फिर जस्टिस वर्मा के केस में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? ये बात जायज मानी जा सकती है कि न्यायपालिका का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, अपना तरीका है, लेकिन ये तरीका ऐसे न्यायाधीशों या अन्य लॉ ऑफिसर को ध्यान में रखकर बना होगा जिसके ऊपर इस तरह के आरोप ना के बराबर लगे हों। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर एफआईआर करने से भी इनकार कर रहा है। सवाल यह है कि कम से कम जांच में क्या आपत्ति है? क्या ये जस्टिस वर्मा के लिए ऐसा प्रिविलेज नहीं है जो न्याय के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है? न्यायपालिका की आंतरिक जांच एक नियम हो सकता है, पर सवाल यह है कि क्या वह समाधान हो सकता है, खासकर तब जब भारत जैसे विशाल देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। और अगर जांच ही एक तरह से नियम है, तो फिर जांच का परिणाम आने से पहले ही उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों किया गया? भारत जैसे विशाल देश में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी क्लोज क्लब की तरह व्यवहार करना क्या अफोर्ड कर सकता है? ये सही है कि देश में न्याय सैद्धांतिक है, लेकिन क्या न्यायपालिका व्यवहारिक नहीं हो सकती? और व्यवहारिक सवाल यह है कि क्या एक जज जिन पर दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसकी जांच का परिणाम आने से पहले ही उन्हें दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है? न्याय का एक सिद्धांत कहता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में हमें ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये सही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा के पास जुडिशियल पावर नहीं होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होगी। क्या ये न्याय है? क्यों कॉलेजियम ने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वापस नहीं ली? निश्चित तौर पर देश की न्यायपालिका को इन सवालों पर अपने फैसलों से स्पष्टता देनी चाहिए। ये जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। साल 2008 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज जस्टिस निर्मल यादव पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। उस समय भी यही हुआ था। पहले उनका ट्रांसफर किया गया, फिर 2010 में आकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन पर तमिलनाडु में अवैध जमीन संग्रहित करने और संपत्ति संचय करने के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज की गई थी। जानते हैं जस्टिस दिनाकरन पर क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ उनका प्रमोशन रोका गया। जी हाँ, इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दोहरे मापदंड को लेकर न्यायपालिका पहले से सवालों के कटघरे में है। उदाहरण के लिए संपत्ति सार्वजनिक करने का मुद्दा ही देख लीजिए। न्यायपालिका लगभग सभी वर्गों से संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए कहती है, लेकिन खुद जज अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं करते। सवाल है क्यों? न्यायपालिका में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को लेकर, जजों की लंबी छुट्टियों को लेकर तो अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं। अब जस्टिस वर्मा के केस में देश के लगभग 142 करोड़ लोग देख रहे हैं कि कैसे एक जज जिसके घर से नोटों के जले हुए ढेर मिले, उसे बचाने के लिए कॉलेजियम क्लोज क्लब की तरह व्यवहार कर रहा है। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक कहें कि अरे केंद्र सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? तो हम बता दें कि सीजीआई की अनुमति के बिना जस्टिस वर्मा पर सरकार एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकती। कॉलेजियम के फैसले के अनुसार ही सरकार कार्रवाई कर सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये देश के 142 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है कि उन्होंने जिस सरकार को चुना है, एक जज के भ्रष्टाचार के मामले में वो सरकार अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर न्यायपालिका को ऐसे व्यवहारिक सवालों पर विचार करना चाहिए। जस्टिस वर्मा के मामले को कॉलेजियम जिस तरह से हैंडल कर रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।